हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेनो एकेडमी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस करना जरूरी है। दोस्तों, आज हम रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और जेई में आए हुए प्रश्नों के एनालिसिस करेंगे और उस प्रश्नों से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 50 न्यूटन बल एक वस्तु पर 1/10 सेकंड के लिए लगता है, तब वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? ऑप्शन ए है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। F इक्वल टू दे रखा है 50 न्यूटन, टाइम T दे रखा है 1/10 सेकंड और पूछ रहा है चेंज इन मोमेंट यानी डेल P। बल यानी फोर्स F बराबर होता है चेंज इन मोमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां से डेल P क्या हो जाएगा? डेल P हो जाएगा यहां से F इंटू डेल T। F का मान दिया गया है हमारे पास, यह है 50 न्यूटन और T का मान दे रखा है डेल T का 1/10 सेकंड। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यहां से क्या आ गया 5, डेल P बराबर 5। हमें पता है संवेग है और संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों होता है? क्योंकि संवेग P बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर m इंटू V होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो यहां से चेंज इन मोमेंट कितना आ गया? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तब गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में कोई चेंज नहीं आता है। कैपिटल G का मान हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। स्मॉल g का मान तो बदलते रहता है। स्मॉल g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान बदलते रहता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लिया जाए ये क्या है? पृथ्वी है, ये इसका सेंटर पॉइंट केंद्र है और ये भूमध्य रेखा है और यहां पे P है यानी ध्रुव है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुव की ओर जाएंगे तो स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा और केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये 0 होता है। जी है, तो कैपिटल G और स्मॉल g में क्या रिलेशन है? आइए देखते हैं। G इक्वल टू होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है पहले बढ़ेगा
फिर घटे, या ऑप्शन डी है स्थिर रहेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गैस के पात्र में अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित मान होता है। द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर 50 किलोग्राम है तो इसको चांद पे भी ले जाएंगे तब भी 50 किलोग्राम रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार बदलता है, भार बदलते रहता है। तो कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। भार तो बदलता है लेकिन द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, क्योंकि भार बराबर होता है mg, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे g है, पृथ्वी के सतह पे है तो गुरुत्वीय त्वरण g है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। किसी ग्रह पर जाएंगे तो इसका मान बदलते रहता है, जिस वजह से भार का मान बदलता है। लेकिन द्रव्यमान जो है, अगर यहाँ पे पृथ्वी के सतह पे द्रव्यमान 50 किलोग्राम का कोई वस्तु है तो चांद में भी उसका वजन 50 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन भार बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, या ऑप्शन डी है द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि वेग तो सब में है, द्रव्यमान ही एक ऐसा भौतिक राशि है जो एक अदिश राशि है। भार यानी वेट, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसीलिए वेग को भी वेक्टर v से डिनोट किया जाता है, कोणीय वेग को वेक्टर ओमेगा से डिनोट किया जाता है और संवेग को वेक्टर p से डिनोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? ऑप्शन ए है -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -39 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी है -69 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पारा का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से n गुना हो जाता है। तो n का मान क्या है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है और प्रारंभिक वेग v1 कितना है? अगर v है तो अंतिम वेग v2 बराबर 2v हो जाएगा। यानी प्रारंभ में किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा k1 है इक्वल टू k है, बाद में गतिज ऊर्जा k2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू k1 के, यानी n के हो जाता है। तो k1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? गतिज ऊर्जा होता है फॉर्मूला 12mv²। ये k1 है तो यहां v1 कट लीजिए, k2 12mv² का स्क्वायर, और v2 का वैल्यू दे रखा है कितना है? इसका डबल है। v2 स्टार्टिंग वेग का क्या है? जस्ट डबल है। तो यहां पे हम v2 को 2v और यहां से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12mv² इंटू 4 हो जाएगा। ये k2 हो जाएगा, k1 अपॉन k2, ये कितना हो जाएगा? k1 कितना दे रखा है? हाफ v1, v इक्वल टू ये है हमारा वो 12mv²।
वी स्क्वायर, ये यहां से कट जाएगा तो यहां से कितना आएगा 1/4 आएगा। यहां से k1 कितना आ जाएगा 1/4 k2। लेकिन हमें निकालना क्या है, k2 निकालना है, तो k2 कितना हो जाएगा 4k1। अगर प्रारंभ में k1 है तो अंतिम में क्या हो जाएगा k2, इसका 4 गुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 4 गुना। यहां से n का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है तो 8.5 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी। ऑप्शन ए है 32 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 34 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 16 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 24 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आइए पहले हम सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में गिवन है a = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t दे रखा है टाइम 8.5 सेकंड और पूछ रहा है इसकी गति यानी वेलोसिटी पूछ रहा है। और वस्तु पहले क्या था, स्थिर स्थिति में था। स्थिर स्थिति का मतलब यह है कि उसकी प्रारंभिक वेग u कितना होगा 0 होगा और हमें ये इनिशियल स्पीड है ये 0 होगा, हमें फाइनल स्पीड निकालना है। तो गति के पहले समीकरण से क्या होता है, फाइनल स्पीड इक्वल टू होता है इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक वेग प्लस at। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग कितना है ये 0 है तो v इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 0 प्लस a का मान कितना है 4 और t का मान दे रखा है 8.5। इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। v क्या है वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी क्वेश्चन में दिया गया त्वरण और वस्तु स्थिर स्थिति में है, प्रारंभिक वेग यानी 0 है, अंतिम वेग पूछ रहा है और t इक्वल टू t बराबर दे रखा है टाइम 8.5 सेकंड के बाद फाइनल स्पीड पूछ रहा है। तो हमें गति के पहले समीकरण से पता है क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस at। v क्या है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग और a क्या है त्वरण और t है समय। तो इसको हमने इस क्वेश्चन में पुट किया वैल्यू और यहां से निकाल ले कितना आएगा 34। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा 34। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 2 गुनी है तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का n गुना है तो n का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है और कहीं ग्रह है एक, पृथ्वी का त्रिज्या क्या होता है re और द्रव्यमान क्या होता है me। उस ग्रह का त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है और उस ग्रह का द्रव्यमान मान लेते हैं m है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है उस ग्रह का जो त्रिज्या है वो पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुनी है और उसका द्रव्यमान भी पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुनी है। हमें बताना है गुरुत्वीय त्वरण उस ग्रह पर कितना होगा। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का फॉर्मूला होता है g इक्वल टू होता है gme अपॉन re स्क्वायर। और मान लिया जाए गुरुत्वीय त्वरण, मान लिया जाए उस ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण g डैश है तो यहां से इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से इस re का वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा gme इंटू 2 क्योंकि उसका द्रव्यमान कितना है पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है और त्रिज्या भी 2 गुनी है तो हम लिख लेंगे 2re का स्क्वायर। तो यहां से ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4re स्क्वायर। तो यहाँ इससे काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा g डैश इक्वल टू gme अपॉन 2re स्क्वायर। तो g डैश यहाँ पे दिया गया है और g दिया गया है तो g अपॉन g डैश हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा g अपॉन g डैश हो जाएगा gre स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा gme अपॉन re स्क्वायर
इंटू कितना हो जाएगा 2 RE² अपॉन GME। जब इसको इससे कट कर देंगे RE² से RE² कट जाएगा तो बचेगा क्या G अपॉन G डैश इक्वल टू 2। तो हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, गुरुत्वीय त्वरण में रिलेशन। वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, हमें यहां से G डैश निकालना है। G डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि G इक्वल टू हो गया 1/2, G डैश इक्वल टू हो जाएगा G 1/2G, यानी कितनी गुनी है, n गुनी है। n का मान यहां से कितना निकल के आ जाएगा 1/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम का एक वस्तु जो विरामावस्था में है, वस्तु पर 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगती है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा। ऑप्शन ए है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 10 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन सी है 15 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी है 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। F दे रखा है इस क्वेश्चन में, F इक्वल टू दे रखा है 50 न्यूटन, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड, और पूछ रहा है वेग यानी वेलोसिटी, और m भी दे रखा है। m दे रखा है वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम 10 kg। तो F इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। यहां से हमें A निकल जाएगा, ये दे रखा है 50 न्यूटन, m दे रखा है 10 है, A हमें निकालना है। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, V इक्वल टू कितना हो जाएगा U प्लस 80। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। A का मान दे रखा है कितना है, आ गया 5, और T दे रखा है 2 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी 10 किलोग्राम का एक वस्तु था जो विरामावस्था में है, 10 किलोग्राम का एक वस्तु है जो विरामावस्था में है, वस्तु पर 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगती है, तो वस्तु का वेग हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है हमने पहले उसको नोट कर लिया, फिर हमने देखा हमें v निकालना है। v निकालने के लिए सबसे पहले हमें a चाहिए, क्योंकि a गति के पहले समीकरण के अनुसार v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी बल F क्या है, बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण m इंटू a। F का मान दे रखा है, m का भी मान दे रखा है, तो a का मान यहां से निकल गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इक्वेशन हमने पुट किया, प्रारंभिक वेग यानी 0 लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है विरामावस्था में है। तो यहां से कितना निकल के आया v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आंखों में लेंस का कार्य है, यानी हमारी आंखों में लेंस क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए है आंखों को कवर करना, ऑप्शन बी है मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी बदलना, या ऑप्शन डी आंख को चोट से बचाना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। लेंस का काम ही है फोकस दूरी को बदलना। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता यानी पावर P इक्वल टू होता है 1/f, और f होना चाहिए किसमें, मीटर में, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान को एक विशेष डिग्री द्वारा नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है थर्मोस्टेट, या ऑप्शन बी है थर्मामीटर, या ऑप्शन सी है पायरोमीटर, या ऑप्शन डी है थर्मोकपल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो कार्य है वो करता है थर्मोस्टेट। थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसमें ब्रेक लगाने के कारण 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन उत्पन्न होती है, तो यह बस कितने समय बाद विरामावस्था में पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए है 0.2 सेकंड, ऑप्शन बी है 0.5 सेकंड, ऑप्शन सी है
6 सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.8 सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आइए पहले कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, v इक्वल टू है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें ब्रेक लगाया जाता है, तो मंदन कितना होता है? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये दिया गया है त्वरण। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं टाइम क्या होगा जब अंतिम वेग क्या होगा? विरामावस्था में पहुंच जाएगा, यानी वो बस, यानी अंतिम वेग क्या होगा? 0। गति के पहले समीकरण के अनुसार क्या होता है? v इक्वल टू होता है u प्लस at, क्योंकि अंतिम वेग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो वो बस विरामावस्था में होगी। u दे रखा है कितना? 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे a का मान कितना लेंगे? -25 लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेक लग रहा है, मंदन हो रही है, और t हमें निकालना है। तो यहां से 20 बराबर क्या हो जाएगा? 25t, और t इक्वल टू यहां से निकल के आ जाएगा 20/25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8। तो t का मान कितना निकल के आ गया यहां से? 0.8 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी इस क्वेश्चन में ये दिया गया है 20 मीटर की चाल से कोई बस चल रही है, और इसमें 25 मीटर प्रति सेकंड का मंदन हो रहा है, यानी ब्रेक लगाया जाता है। तो कितने समय बाद वह बस विरामावस्था में पहुंच जाएगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो बस 0.8 सेकंड के बाद विरामावस्था में पहुंच जाएगी, यानी उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है यह एक केंद्रीय बल है, ये ऑप्शन बी यह माध्यम पर निर्भर करती है, ये ऑप्शन सी यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मान लिया पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो इस पे जो बल लगेगी, जितना फोर्स पृथ्वी इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स चंद्रमा भी पृथ्वी पर लगाएगा, और इस बल की दिशा कैसे होगी? अनुदिश होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन ए असत्य नहीं है। यह एक केंद्रीय बल है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, यह भी सही है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हवा, वायुमंडल बहुत कुछ है, धूलकण है, तो इस पे माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है, ये भी सही है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है, ये भी सही है, क्योंकि जितना फोर्स पृथ्वी चंद्रमा पे लगाएगा उतना ही फोर्स चंद्रमा पृथ्वी पे लगाएगा, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी असत्य तो इनमें से कोई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच पर पानी डाला जाता है तो पानी कांच की सतह पर फैल जाता है, इसका कारण पानी और कांच के अणुओं के बीच बल है, ऑप्शन ए है। अणुओं के बीच असंजक बल है, अणुओं के बीच सासंजक बल है, या ऑप्शन सी अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, या अणुओं के बीच विद्युत बल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मान लिया जाए ये कोई कांच है, कांच के सतह पर पानी की बूंद जब गिरती है तो क्या करते हैं? वो जगह घेरने लगती है, थोड़ा सा वो फैल जाती है इस तरह से। इसका मतलब यह है कि इस कांच का असंजक बल ज्यादा है पानी की अपेक्षा से, इसलिए वह उसके सतह पे क्या होता है? फैलने लगती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अणुओं के बीच असंजक बल ज्यादा होने से पानी कांच के सतह पे क्या होने लगती है? फैलने लगती है। असंजक बल बड़ा होगा अगर ससंजक बल से, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा? ये वेट कंडीशन होगा, मतलब गीला कंडीशन। मान लिया जाए कोई तौलिया है, वो क्या कर रहा है? पानी को सोख रहा है अपनी तरफ, तो इसका मतलब यह है कि असंजक बल ज्यादा है वहां पे ससंजक बल से, तभी तो उसके पानी को सोख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में गीली कोई भी चीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसका असंजक बल ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। ऑप्शन ए है 240 यूनिट, ऑप्शन बी है 250 यूनिट, ऑप्शन सी है 300 यूनिट, और ऑप्शन डी है
500 यूनिट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हमें पता है यूनिटों की संख्या ये किसके बराबर होती है, ये होती है 1 किलोवाट घंटा के। तो यहां से यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट। वाट कितना दे रखा है, 100 वाट का एक बल्ब है, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और क्या दे रखा, घंटा, यानी 10 घंटा। कितना लैंप है, 10 लैंप है। और कितने दिनों के लिए जलाया जाता है, ये जलाया जाता है 30 दिन, यानी मासिक, यानी 30 दिनों के लिए। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आ जाएगा कितना, 300 यूनिट। यानी प्रतिदिन 10 घंटे 100 वाट के 10 लैंपों को अगर हम जलाएंगे तो मासिक खपत कितनी होगी, ये होगी 300 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का यह वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ग्रेनो एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।